नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल ग्रुप बी पेपर 6 बी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 का मुगल काल में नगरीय समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन सोसाइटी इन द मुगल पीरियड, हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसके पूर्व में पढ़ा था सल्तनत काल में नगरों की संरचना, नगर गांव नगर कैसे बने। उसके बाद में पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये किन परिस्थितियों में या कितने नगर का निर्माण हुआ और कौन कौन सी चीज़ें नगर कहलाई जाने लगी, जो एक वृहद रूप में क्षेत्रीय स्थान में धीरे धीरे विकसित हुए। आज हम नगरों के विकास के कारक, आप सभी जानते हैं कि इतिहास सभी विषयों की जननी है। वो सभी विषयों को लेकर के घटनाओं का या परिस्थितियों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। इसी प्रकार नगरों के विकास के भी अपने फैक्टर्स हैं, जिसमें भौगोलिक कारक, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही ग्रामीण क्षेत्र विशाल नगरों में परिवर्तित हो सके। विभिन्न आविष्कारों ने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने के कारण ग्रामीण कृषि कार्य के लिए मशीनों का प्रयोग करने लगे और फलतः ग्रामीण जनसंख्या और बढ़ते उत्पादन ने नगरों को विकसित होने के लिए प्रेरित किया। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण के कारण ही विशाल नगरों का निर्माण हो सका और जिसके अंतर्गत विशाल भवन, सड़कें, जल निकास, प्रकाश, परिवहन आदि भी की समुचित व्यवस्था होने लगी। शाही आवास की व्यवस्था होने लगी, जो राजनीतिक कारक का स्वरूप थे। जिन स्थानों पर महाराज, सम्राट और शासक रहते थे, वह स्थान नगर के नाम से विकसित होने लगा। वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त होने लगी, जैसे चिकित्सा, उच्च शिक्षा, स्वतंत्र वैचारिक व्यवस्था, सैनिकों के कारण जीवन की सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा, प्राकृतिक विपदा और उससे उत्पन्न होने वाली सुरक्षा। नगरों में आवागमन और संदेश वाहन के साधन के विकास भी नगरों के विकास को प्रेरित किया। धार्मिक कारक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे, जिन स्थानों पर इन त्रिदेव का अवतार हुआ, वो उन्होंने भ्रमण धार्मिक स्थान आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र बन गए और मोक्ष की प्राप्ति के साधन, जैसे हिंदू धर्म में वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, गंगा सागर आदि धार्मिक शक्ति के प्रतीक थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा करने पर जजिया कर को माफ किया था, जिससे हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित हो सका। अगला कारक सामाजिक कारक, नगरीय समाज के अंतर्गत शासक, कुलीन वर्ग, सामंत, जागीरदार, जमींदार, धर्माधिकारी और धनी व्यापारिक वर्ग के कारण ग्रामीण समुदाय का सामाजिक स्त्रीकरण हुआ और मुगलकालीन नगरों में धनी लोगों का आवास या था। मुगलों की शान शौकत और श्रेष्ठता संबंधी समाज नगरों में था। समाज संगठित था, जिनका जीवन बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। नगर में सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा शासक के द्वारा की जाती थी। नगरों का सामाजिक जीवन शांत और सुरक्षित व व्यवस्थित था। आर्थिक कारण, आयात निर्यात, नगरीय सभ्यता संस्कृति का प्रादुर्भाव मूलतः समुद्र या नदियों के किनारे हुआ, जहां व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। शासक वर्ग के जो शाही आवास थे, वो क्षेत्र राजधानी कहलाई। एक स्थान पर श्रमिक, धनिक वर्ग, व्यापारिक व औद्योगिक उन्नति के कारण बाजारों का विकास हुआ। बढ़ती जनसंख्या के रूप में धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण वह स्थान नगर कहलाने लगे। बाजारों के विकास में उत्पादित वस्तुओं का आयात निर्यात में नए रोजगार को विकसित करा। सैनिक छावनी, सल्तनत और मुगल काल दोनों की उन्नति या भारत में उनके सुरक्षा के लिए सैनिक थे। सैनिकों को रखने के लिए जो स्थान होता था, वह छावनी कहलाता था
और वह सैनिक छावनी नगर बन गए। मुगल शासकों ने अपने अधिकृत क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थान स्थान पर सैनिक छावनियां स्थापित की। शासकीय आवास के जो बाहर होती थी सैनिक रहते थे और वहां पर आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के अनुसार सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता था। उनके सभी प्रकार की सुविधाएं शासक द्वारा जुटाई जाती थी। डॉक्टर सतीश चंद्र ने अपने ग्रंथ मध्यकालीन भारत में शहरीकरण के कुछ पहलू में लिखा है कि अकबर द्वारा निर्मित नगर फतेहपुर सीकरी यूरोप के लंदन से बड़ा था, दिल्ली पेरिस से कम नहीं था। यह नगर हिंदू मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के प्रतीक बन गए। हार्वर्ड स्पोटक ने अपनी पुस्तक भारत में शहरीकरण का इतिहास का अध्ययन जर्मन ऑफ अर्बन हिस्ट्री में लिखा है कि मुगलकालीन नगर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक ही नहीं वरन औद्योगिक व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। धीरे धीरे ब्रिटिश काल में ये नगर महानगर के रूप में विकसित हुए, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, केरला, सूरत, पुणे, बड़ौदा, गुजरात आदि। मुगल साम्राज्य ने अपने नगरों को अकबर ने सूबों में विभाजित किया, जो सरकार, परगना और ग्राम में विभक्त थे। सरकारी सूबों में एक फौजदार होता था और एक अमलगुजार, जिन्हें अधिकार क्षेत्र में कानून और आंतरिक व बाहरी शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अमलगुजार भू राजस्व संग्रहण करता था। कुल 12 सूबे आगरा, अजमेर, अवध, बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात, काबुल, इलाहाबाद, लाहौर, मालवा और मुल्तान अकबर के द्वारा प्रशासित थे। इन सूबों की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी और ये सूबे धीरे धीरे नगर सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के रूप में नगर के रूप में विकसित होने लगे। मुगल काल में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। गुजरात, सूरत, बड़ौदा, बम्बई, पुणे, केरल, कालीकट तथा आसपास के समुद्री क्षेत्र से बाहर की ओर कपड़ा, जहाज निर्माण, इस्पात के प्रमुख के केंद्र बन गए। उत्पादों में सूती वस्त्र, धागा, रेशम, जूट, मेटलवेयर, चीनी, तेल आदि के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विनिर्माण उद्योग की वृद्धि होने से उत्पादित वस्तुओं के कारण यूरोपियों ने भारत से व्यापार वाणिज्य के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ये नगर सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से धन संपन्न थे। भारत में मुगल राज्य के समय 251 शहर और 65 गांव थे, जो अकबर के नाम से जाने जाते थे। बाबर के नाम से बाबरपुर, हुमायूं के नाम से हुमायूंपुर, अकबर के नाम से अकबरपुर, जहांगीर के नाम से जहांगीरपुर और औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद नगरों का विकास हुआ। अकबर की हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय नीति के कारण भारत के इतिहास में सामाजिक सांस्कृतिक रूप में अविभाज्य रूप से जोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे नगरों में विकसित होने लगी। आपको इसके संबंध में 2 होम असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। मुगलकालीन नगरीय व्यवस्था पर एक लेख लिखिए और मुगल काल में नगरों के विकसित होने के प्रमुख कारक बताइए। धन्यवाद।